आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है, तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, वर्ण विचार। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। जहां से आपको जो चीजें नहीं समझ आई थी अभी तक, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद आप एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 9th 10th एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई कंपटीशन का भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण आ रहा है, वर्ण से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लेकिन बस लास्ट तक यही शर्त है कि आप देखते रहिए, अच्छे से समझ जाइए। आप गर्दा उड़ा सकते हैं, टॉपिक का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहली बात कि हम लोग शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से, क्योंकि इसका पिछले वाला जो वीडियो था व्याकरण का, उसमें आपको पता ही है हम लोग क्या शुरू किए हुए थे। हम लोग क्या शुरू किए थे? व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बात समझे कि नहीं? व्याकरण कितने प्रकार का होता है, हिंदी व्याकरण कितने प्रकार का होता है, और उसी हिंदी व्याकरण के प्रकार में से आज हम लोग वर्ण विचार, जिसका पहला पार्ट था आपका, जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो एक एक चीज का जो है ना, बहुत आराम से हम लोग चीजों को देखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए हम लोग साथ में मिल के इसका हम लोग बवाल मचाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से वर्ण विचार से। बात समझे कि नहीं? सबसे पहली बात, जब हम वर्ण विचार कहते हैं तो वर्ण विचार होता क्या है? तो देखिए, जब हम हिंदी व्याकरण का प्रकार पढ़े थे तो उसमें देखे थे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो कहने का मतलब वर्ण विचार क्या है? हिंदी व्याकरण का एक पहला भाग है, ठीक है ना, एक शुरुआती भाग है। तो आप इसका डिफिनेशन अगर आता है या फिर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हिंदी व्याकरण का वह पहला भाग जिसके अंतर्गत, यानी जिसके अंदर हम वर्णों पर विचार करते हैं, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर बात क्या रहे कि जिसमें हम वर्णों पर विचार करते हैं, यानी कहने का मतलब हम वर्ण के बारे में जानेंगे। तो पहला बात यहाँ पर ये देखिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर बनावट के आधार से देखेंगे ना, बनावट के दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो शब्द है, भाषा है, ठीक है ना, उसका सबसे छोटा इकाई जो है, यूनिट पार्ट जो होगा, वो आपका क्या होगा? वर्ण होगा। क ख ग अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, यही सब ना है। बात समझे कि नहीं? जो बहुत सारा जो है वर्ण मिल करके शब्द बनाता है। अब बहुत सारे शब्द मिलके वाक्य बनाएंगे, और इसी तरह तो भाषा का निर्माण होता है। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, ठीक है ना, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। बात तो वही है। और एक बचवा वाला जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए अ आ हर्ष ई दीर्घ ई और उसके बाद क ख, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या है? वर्ण। अब देखिए बात ऐसा है कि वर्णों का एक बहुत मतलब कि एक संख्या होता है, ठीक है ना, उसका एक समूह होता है। तो बेसिकली जब किसी भी चीज का समूह होगा और उसको आप एक क्रमबद्धता के रूप में सजा दीजिएगा, तो फिर उसका एक क्या बन जाता है? माला बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारा फूल है, और फूल को एक रस्सी में पिरो दीजिएगा, बात समझे कि नहीं, या फिर उसको बहुत अच्छे से सजा दीजिएगा, तो वो एक माला का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वर्णमाला में वर्णों का संख्या कितना हो सकता है? देखिए, ऐसे तो वर्णमाला में एक आदर्श संख्या की बात की जाए कि वर्णों का संख्या कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 52, अधिकतम संख्या 52, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं 46 दे देगा, कहीं 48, कहीं 52। मेरे भाई, तो ये एग्जाम में कहीं नहीं पूछता है कि वर्णों का कुल संख्या कितना है, क्योंकि इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है ये बात। क्योंकि अलग अलग तरह के व्याकरण पढ़ेंगे, अलग अलग नाम मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा कि वर्णों का संख्या कितना है, बस समझे कि नहीं। तो फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस समझे कि नहीं। तो देखिए अगला बात, उच्चारण के आधार पर वर्णों को मुख्य रूप से कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। आप खूब ध्यान से देखिए, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ हमें वर्ण ऐसा मिलेगा जिसको बोलते समय उसके साथ कोई दूसरा वर्ण का उच्चारण हमें, दूसरा वर्ण का आवाज हमें नहीं सुनाई देता है। ये बहुत आसान है ना, चीजों को समझिए। जैसे हम बोलते हैं क,
तो क भी बोल रहे हैं, लास्ट में अ भी आ रहा है, लेकिन बोल रहे हैं अ, ई, उ। तो अ, ई, उ जो बोले वो एक ही तरह का साउंड आ रहा है, लेकिन बोले क, ख, की, तो क प्लस ई दो तरह का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि जो अकेले घूमे, अकेले आए जाए कहीं, वो स्वतंत्र है। तो इसी तरह कुछ ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र था, मतलब है, और कुछ ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र नहीं है। बात समझे कि नहीं, वो किसी और के साथ हमेशा आ रहे हैं। सिंपल बात है, ठीक है ना। आप लड़का हैं, जब मन करता है वह वहां घूमते हैं, जहां मन करता है जाते हैं आते हैं, जब मन करता है जो करते हैं, इसका मतलब आप स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, आपका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं घर में कोई महिला होती है, बहन होती है, ठीक है ना, उस पर क्या होता है, रोक टोक होता है। उसके साथ कोई जाता है आता है, या उससे पूछा जाता है बार बार कहाँ गई थी क्यों, तो वो स्वतंत्र नहीं है। बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि कुछ वर्ण जो है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और कुछ ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 52 को कैसे होता है एक वर्ण का संख्या, ये यहाँ पे दे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए स्वर का संख्या टोटल 11 होगा, अयोग वाह यानी अंग और अह, ठीक है ना, जो अंग अपर अनुस्वार, जैसे मान लीजिए अ लिख दिए अपर अनुस्वार, जैसे कपर अनुस्वार कंपन, अगर हम कंपन लिखते हैं, देखिए खूब गौर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कंपन, कंपन, तो क में क प्लस अपर अनुस्वार अंग, यानी क में अंग मिल गया, बात समझे कि नहीं। तो यानी जो ऊपर बिंदु लगा रहता है वो, और प्लस विसर्ग, बात समझे कि नहीं, प्लस विसर्ग, दुख विसर्ग, ठीक है ना, ये दोनों जो होगा आपका क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। लेकिन इसको हम स्वर के साथ मिला के लिखते हैं, ठीक है। दूसरा करा क्या, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का संख्या टोटल 25 को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, एक वर्ग में 5 गो, और टोटल 5 को वर्ग, तो 50 25 नहीं हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, 4 गो, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, उस व्यंजन 4 गो। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, दूरिया स्र, ठीक है ना। और ड, यहाँ पर देखिए र और ढ, तो र और ढ ये दो द्विगुण, यहाँ पर द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। बात समझे कि नहीं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसलिए थोड़ा सा ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कैसे 52 होता है अधिकतम संख्या। अब आइए हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है, इसका आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से ही आता है। लेकिन इसमें टोटल जो वर्णों का संख्या होता है वो 11 होता है, ठीक है ना। अब उसका मात्रा कैसा होता है, जैसे मान लीजिए अ होता है, तो अ का जो है ना कोई मात्रा नहीं रहता है, लेकिन वो व्यंजन को पूर्ण वर्ण बना देता है। क्या बनाता है, पूर्ण वर्ण बनाता है। जैसे मान लीजिए हम ख लिख दिए, तो ख में इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अ लगा हुआ है, ख हलंत प्लस अ, ठीक है ना, ये लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह हम बोल देंगे ग, तो उसी तरह बात है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, उसमें अ लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। तो समझ आ रहा है कि कैसे यहाँ पर मात्रा होगा। दूसरा ये कि आ जो होता है उसमें एगो आकार लगा रहेगा। उसी तरह ई जो होगा, मान लीजिए हम लिखते हैं की, तो इधर से लिखेंगे तो छोटी ही, इधर से लिखेंगे तो बड़ी ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए की का ये है, बड़ी ही का ये है। ऊ, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सु, तो सु ऐसे लिखेंगे तो छोटी ऊ, और सु ऐसे लिखेंगे तो बड़ा ऊ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते चलिए ऊ री, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कृपा, कृपा, ठीक है ना। तो क में र यानी क हलंत, इसको तोड़ेंगे तो प्लस री आ जाएगा। यहाँ मेरे फोटो से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस क्री को हम तोड़ेंगे तो क प्लस री में टूट जाएगा। बात समझे कि नहीं, तो री। उसके बाद ए होता है, जब सिंपल ए को एक ले रहेगा तो इसका मतलब ए लगा है, दो एक ले रहेगा तो इसका मतलब ए लगा है, ठीक है ना। ए को एक ले एक आकार रहेगा तो ओ लगा है, और दो को एक ले एक आकार रहेगा तो ओ लगा है, ठीक है ना। इतना बात तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा। अब देखिए स्वर वर्ण में भी क्या हो गया कि उसमें देखा गया कि कुछ ऐसा स्वर वर्ण है जिसको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसा भी स्वर वर्ण है जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इसलिए उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर
स्वर वर्ण को भी आगे जाकर के दो भागों में बांट दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ ललन टॉप बातों को भी देखते हैं, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट बात है। करा क्या, मूलतः स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। बहुत अच्छा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को स्वर वर्णों के साथ लिखने की परंपरा है, किंतु ये स्वर वर्ण नहीं है, ये अयोगवा है। अभी जस्ट तो देखिए, अंग और अह जो है अयोगवा है, ये स्वर वर्ण के साथ लिखा जाता है किंतु स्वर वर्ण है नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या करा है कि अ, इसे अर्धचंद्र कहा जाता है, इसे अंग्रेजी की स्वर भी कहा जाता है। जहां पर भी अ लगा रहेगा, अ का मतलब कोई भी वर्ण पर इस तरह चंद्र अर्धचंद्र बिंदु नहीं होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं, इसे अंग्रेजी का वर्ण कहा जाता है। देखिएगा, इसका उपयोग हमेशा अंग्रेजी के शब्द में होगा। जैसे देखिए ना, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल, नॉलेज, तो इसका हमेशा अंग्रेजी वाले शब्द में होता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी का शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा खूब अच्छे से। स्वर वर्ण के प्रकार, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। मतलब कुछ ऐसे वर्ण थे जिसको उच्चारण करने में इकाई समय लग रहा था, उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा गया। लेकिन जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर का दुगुना समय लग रहा था, यानी 2 इकाई समय लग रहा था, तो उसे दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक एक करके फिर बाद में सजातीय और जातीय भी समझेंगे। ह्रस्व स्वर वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में इकाई समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। सिंपल बात है, जैसे हम अ, छोटी ऊ एवं री, इसका टोटल संख्या 4 है। बस समझिए ना, अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री, इसका टोटल संख्या 4 है। किसका, ह्रस्व स्वर का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बाकी हो गया दीर्घ स्वर। तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में क्या होगा, जिसके उच्चारण में हम ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बस समझने के लिए 2 तरह के स्वर वर्ण के मिलने से बना होता है ये, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आ है, तो अ प्लस अ, दूगो अ मिलने से बना, बड़ी ई छोटी ई के मिलने, बड़ी यू छोटी यू छोटी यू। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी वर्ण है वो अलग अलग तरह के 2 स्वर वर्णों के मिलने से बना है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर कहा गया, ठीक है ना। अब देखिए, दीर्घ स्वर को अन्य नाम क्या, किस नाम से जानता है, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है ना। अब देखिए, इस दीर्घ स्वर में कुछ ऐसे देखा गया वर्ण, ठीक है ना, जो एक ही तरह के 2 स्वर के मिलने से बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अलग अलग स्वर के मिलने से बने हैं। तो जो एक ही तरह के स्वर के मिलने से बने उनको तो दीर्घ कहा गया, लेकिन भाई साहब जो अलग अलग तरह के स्वर वर्ग के मिलने से बने थे उन्हें संयुक्त कहा गया। जैसे देखिए, अगर हम ए की बात करेंगे, ए, तो अ के साथ, अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई अगर मिलता है तो क्या बन जाता है, ए बनता है। उसी तरह अ की बात करें तो अ या आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो अ बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे ओ का, तो आप देखिएगा, देखिए अ का मतलब जो बनेगा ना, तो छोटी ई यहाँ बड़ी ई नहीं, इसमें ऊ हो जाएगा। यहाँ गलती लिखा गया हुआ है, यहाँ ऊ होगा, गलती से लिखा है, यहाँ छोटी ऊ और बड़ी ऊ होगा, ठीक है ना। छोटी ए का तो हो जाएगा, आप देखिएगा छोटी ई बड़ी ई हो गया, नहीं 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 नहीं, ए अगर हम बात करें एकाएक, एक प्लस एक, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ये सही है, ऊ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, अ के साथ छोटी बड़ी ही होगा, ठीक है ना, तो आय बन जाते हैं। और रमेश, तो रमा प्लस ईस, दोनों में वही होगा, ठीक है ना, छोटी बड़ी ही होगा, ठीक है ना। तो ए, अगर ए एक लेवल आता है चाहे दू एक लेवल आता है, तो दोनों में अ या आ के बाद क्या आएगा, छोटी ई या बड़ी ई आएगा, तो क्या बन जाएगा, ए या अ बन जाएगा। दूसरा ओ की बात अगर किया जाए, तो अ और आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ, या अ या आ के बाद ओ औ आए, तो देख रहे हो आप इतना में क्या हो रहा है कि 2 तरह के स्वर वर्ण मिलते हैं। तो जब भी अलग अलग तरह के दूगो मिलेगा तो उसको संयुक्त नाम देंगे, और जब भी एक तरह का दूगो मिलेगा, ठीक है ना, और कोई दूसरा बनाएगा तो उसे हम दीर्घ का नाम देंगे। बात समझ आया कि नहीं है, बिल्कुल एकदम बवाल तरीका से समझ आया होगा। अब आगे देखिए, संयुक्त स्वर, वही तो बात कर रहे हैं कि वैसा स्वर वर्ण जो 2 अलग अलग तरह के स्वर वर्णों के मिलने से बना होता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इसकी संख्या टोटल 4 हो गई, अब कहेगा दीर्घ स्वर का टोटल संख्या, तो 7 हो जाता है, ठीक है ना। 7 क्यों, अब देखिएगा यहाँ पर, अब 4 को क्या होता है आपका, ह्रस्व स्वर, छोटी अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, तो बच गया 7 को, 11 को टोटल स्वर होता है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, प्लुप्त स्वर। देखिए
जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओम एक ही वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है प्लुप्त स्वर में, ठीक है ना, जिसको याद रखिएगा वर्ण है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी होते हैं, बात समझे कि नहीं, लेकिन उसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, अभी ओम को देख रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जाति के आधार पर स्वर के भेद। अब देखिए जाति कहने का मतलब क्या हो रहा है, कुछ ऐसा वर्ण था जो स्वजातीय था। स्वजातीय का मतलब वर्णों का युग्म का बात किया जा रहा है। स्वर वर्णों का एक ऐसा युग्म जो एक ही जाति के होते हैं उन्हें स्वजातीय कहा जाता है। स्व का मतलब साथ में जो एक जैसा हो, तो वैसा स्वर वर्ण का युग्म जिसका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है स्वजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे अ आ, छोटी बड़ी, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, एक ही तरह के जाति का है, भले छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है तो एक ही जाति का, ठीक है ना, इसलिए स्वजातीय। लेकिन अगर अ के साथ हम उ लिख दे, बस समझे नहीं, ई के साथ हम ए लिख दे, तो ये एक जाति के हो रहा है, नहीं हो रहा है, अलग अलग जाति के हो जा रहा है, इसीलिए इनको विजातीय कहा जाएगा। आगे देखिएगा आपको देखने को मिलेगा, जैसे विजातीय स्वर, वैसा स्वर युग्म जिनके उच्चारण करने पर तरीका एक दूसरे से भिन्न विजातीय स्वर कहलाता है। उच्चारण करने पर तरीका एक दूसरे से भिन्न हो जाता है, बस समझे कि नहीं। जब उच्चारण कर, जैसे अ उ, अलग अलग तरह का उच्चारण आ रहा है, देखिए अ आ, ई बड़ी, ठीक है ना, तो फिर वहां पर ई आ रहा था, तो सजातीय हो गया। तो यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको सजातीय और विजातीय क्या होता है। देखिए अगला जो बात है, मात्रा किसे कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग बात किए मात्रा क्या होता है, स्वर वर्ण का वह रूप जो प्रायः दिखता तो नहीं है किंतु उनसे व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव हो पाता है। अर्थात कहने का मतलब कि स्वर वर्ण का वह रूप जो आदमी को प्रत्यक्ष रूप से दिखता तो नहीं है, लेकिन उसी के सहायता से क्या होता है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे अगर बोलेंगे हम की, तो की में स्वर वर्ण तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है वो स्वर है क प्लस ई, अब अलग अलग हुआ तो दिखने लग गया, बात समझ नहीं। अब देखिए, अब ये मात्रा यहाँ पर टोटल दे दिया हुआ है 12 को, आप देख लीजिएगा 12 खड़ी का निर्माण उसी से होता है। 12 खड़ी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जब किसी भी एक व्यंजन के साथ 12 को स्वर वर्ण के मात्रा जोड़ दिया जाता है तो उससे बना जो भी एक समूह होता है अक्षरों का, उसे हम 12 खड़ी कहते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण के सभी स्वर की मात्राएं री एवं अंग अह के साथ, अब देखो स्वर में री अंग अह के साथ, बात ध्यान रखिएगा, अंग और अह दोनों के साथ, बात समझे कि नहीं, री को छोड़कर एवं अह के साथ, सॉरी यहाँ पर री यहाँ पर कैसे हो जाएगा, सिंपल बात है, हम ककारा में री वाला पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर अंग और अह इसको जोड़ लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि स्वर वर्ण में टोटल संख्या 11 होता है, उसमें री शामिल होता है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण कहा जा रहा है, लेकिन भाई साहब स्वर वर्ण जब कहेंगे तो फिर री शामिल हो जाएगा, अंग और अ हट जाएगा अलग, तो इसीलिए हम पोस्ट में लिखा गया है यहाँ पर कि री को छोड़कर अंग और अ के साथ उसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, ललन टप बात कुछ देखिएगा समझिएगा, कह रहा है क्या कि मात्राएं व्यंजन के पहले बाद में ऊपर नीचे लगते हैं किंतु र के साथ प्रयोग बीच में होता है। ये कह रहा है क्या कि वर्णों के साथ जो मात्रा होता है ना, या तो वो ऊपर लगता है, नीचे लगता है, या तो आगे लगता है या पीछे लगता है, यही बात है। लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जिसमें मात्रा यानी ऊ का मात्रा बीच में लगता है, बात समझे कि नहीं, तो वही यहाँ पर कह रहा है। कह रहा है प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्रा का उपयोग नहीं होता है। सिंपल बात है कि एक स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर का उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खुद स्वतंत्र है, उसको किसी की जरूरतें नहीं है। अगर उसके साथ कोई देंगे तो मीनिंगलेस होगा, कोई फायदा नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम अ प्लस ए, तो ऐसे ए ऐसे लिखाएगा कोई, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दो स्वर एक साथ कभी भी जुड़िए नहीं सकता है, बात समझे कि नहीं। जुड़ का मतलब उसमें मात्रा का कोई उपयोग ही नहीं होगा, ठीक है ना, उसमें मात्रा लगबे नहीं करेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा कि तालाबे स और ह हलंत के साथ जब री की मात्रा लगती है तो उसका रूप बदल जाता है। यानी जब अगर तालाबे स है और उसमें अगर री लग गया, बस समझ रही, तो आप देखिएगा वो श्री बन जाता है, श्री ऐसे, श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है ना। तो कभी भी तालाबे स और ह के साथ भाई साहब अगर इसमें री लगेगा तो इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है ना। तालाबे स वाला का श्री, ठीक है ना, ह वाला का क्या हो जाएगा, ह्री, जैसे हृदय, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हृदय, हिस्ट पुष्ट, ये होता है। अब बात आता है व्यंजन वर्ण।
देखिए आज हम व्यंजन वर्ण तक पढ़ के रहने देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, बाकी जो वर्ण है घोष अघोष, बात समझे कि नहीं, उसी तरह दूसरा देखेंगे अल्पप्राण महाप्राण और उसका उच्चारण, इन सभी चीजों का पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में पहले हम लोग वर्ण व्यंजन वर्ण समझते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन। इसकी टोटल संख्या 33 होती है, ठीक है ना। अब 33 कैसे होता है, जैसे समझिए, एक तो हो गया आपका, खूब ध्यान से अगर देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन 25 गो, 4 गो हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, 5 गो हो गया आपका उसमें व्यंजन। तो टोटल 8 हुआ 25 गो, 33 हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है क्या, व्यंजन वर्ण के प्रकार। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार 3 तरह का होगा। स्पर्श व्यंजन अर्थात वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख की वायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे देखिए, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण करते समय मुख की वायु मुख के सभी भागों, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये टोटल 5 याद रखना है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 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 टोटल 5 को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उसको सभी को अगर स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी तो उसे हम स्पर्श कहेंगे। स्पर्श व्यंजन के टोटल जो संख्या होगा स्पर्श व्यंजन का, वो टोटल संख्या कितना होगा आपका 25 होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए, कंठ यानी कहने का मतलब पहले कंठ, नीचे से अंदर से बाहर आओ, कंठ मूर्धा, सॉरी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बाहर आ जाओ एक एक करके। तो सबसे पहले कह ग आता है, तो इसमें भी सबसे पहले कंठ, उसके बाद चछ जो आता है तो उसके ऊपर तालु चले जाइए, तालु, तालु को थोड़ा सा आगे आइएगा तो मूर्धा होगा, तो चछ के बाद टठ आता है तो मूर्धा हो गया। तथ द उसके बाद देखिए, तो मूर्धा के बाद दांत आता है तो दंत हो जाएगा तथ द, तथ के बाद भी तथ द आता है। तथ द के बाद अब क्या होता है, पफ ब आता है। तो पफ ब किससे होगा, ओष्ठ से, क्योंकि दांत से बाहर क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो इधर से भी एक एक भरते जाइए, कफ का भी से एक एक भरते जाइए, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, हालांकि हम ट्रिक तो बताएंगे ही, ठीक है ना। करे ललन टप बात क्या है, करे स्पर्श ललन टप बात में खूब आराम से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा। करे स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्गीय व्यंजन। क्यों, क्योंकि उसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग इस तरह वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे हैं तथा इनके वर्गों का नामकरण प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर होता है। यानी वर्गीय जो मतलब वर्गीय व्यंजन होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग वर्गों में विभाजित होता है, और उसका प्रत्येक वर्ग का नाम जो होता है उस वर्ण में, उस वर्ग के प्रथम अक्षर के आधार पर होता है, ठीक है ना। जैसे क वर्ग प्रथम अक्षर, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ठीक है, इतना बात क्लियर रखिए। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन अंग य न न म एवं अनुस्वार को अनुनासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। देखिए, पंचमाक्षर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ण वर्ग का 5वां अक्षर, ठीक है ना। तो बेसिकली जितने भी ये संख्या होंगी उसकी संख्या 5 होगी, और एक अनुस्वार भी जोड़ लेते हैं, टोटल संख्या 6, अर्थात पंचमाक्षर में टोटल संख्या कितनी होंगी, मतलब अंकों अक्षरों का 6 गो, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि जितने भी पंचमाक्षर है या अनुनासिक है उसका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है, नाक से होता है। अगला, अंतस्थ व्यंजन, तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख की वायु मुख के कुछ ही भागों को, देखिए मुख की वायु पूर्ण रूप से सभी भागों को स्पर्श नहीं करती, यानी कुछ ही भागों को स्पर्श करती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, य र ल व ये 4 गो इसका संख्या होगा। ललन टॉप बात में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कुछ व्याकरण के जानकार, व्याकरण जो व्याकरण के जानकार होते हैं उनको व्याकरण कहा जाता है। य एवं व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि य और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, एग्जाम में याद रखिएगा। पर ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, र को लुंठित या प्रकर्बित, अलग अलग वर्णों का अलग अलग उपनाम है जो यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, करा क्या, उस व्यंजन, वैसा व्यंजन वन जिसका उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसे ही हम क्या करते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका टोटल संख्या 4 गो, तालाबी समुद्र दंतीस और ह। तालव्य स क्यों, क्योंकि इसको तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य से इसको मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है ना, ट वर्ग वाला, और दंती से इसको त वर्ग वाला यानी दांत से बोला जाता है, ठीक है ना। ह, ठीक है ना, अकुह, ये अकुह, ह जो ह होगा ये कंठ से बोला जाता है, ठीक है ना। टोटल संख्या इसका 4 हो जाएगा।
अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन। अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन का मतलब क्या हो गया कि कुछ अन्य व्यंजन भी है, जिसे संयुक्त व्यंजन हो गया। तो दो जब अलग अलग मिलेगा तब ना संयुक्त होगा। तो व्यंजन कह रहे थे, जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग तरह का व्यंजन मिलेगा तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त तो स्वर कह रहे थे, तो दो अलग अलग तरह के स्वर मिल रहा था तो संयुक्त स्वर कह रहे थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वैसा व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से हुआ उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिए कि छ जो बनता है वो क हलंत प्लस मूर्धन्य स से मिलने के बनता है। तरह त हलंत प्लस र के मिलने से, ज्ञ जो होता है ज प्लस य के मिलने से, और स्र जो होता है तालव्य स प्लस र के मिलने से बनता है। टोटल संख्या इसका 4 होता है। देखिए संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन को क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। दूसरा द्विगुण व्यंजन, तो र और ढ, र और ढ, ड़ और ढ, र और ढ को क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन। बात समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए देखिए ड और ढ, इसको ड बोलेंगे, इसको ढ बोलेंगे, लेकिन नीचे जब बिंदु लगा देंगे तो र और ढ, ठीक है ना, दुग हो जाता है। तो हमेशा ये जो दोनों जो अक्षर है, ये दोनों अक्षर जब शब्द में पहला लगेगा, पहला वर्ड में लगेगा, तो ये हमेशा ड और ढ के रूप में लगेगा, यानी बिंदु नहीं रहेगा। लेकिन अगर शब्द के बीच में या अंत में लगेगा तो वो हमेशा उसके नीचे बिंदु लग जाएगा, यानी र और ढ दुगो बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे लड़का, सड़क, लकड़ी, हथकड़ी। लेकिन बाढ़, पढ़ना, आषाढ़, ये सब क्या है, ये सब देखिएगा यहाँ पर दोनों शब्द या तो बीच में लग रहा है या फिर लास्ट में लग रहा है। तो जब भी लास्ट में या बीच में लगेगा तो इनके नीचे क्या लग जाएगा, इनके नीचे क्या लग जाएगा, यहाँ पर बिंसु, यहाँ पर अथी बिंदु लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए करा क्या, यदि ड ढ का प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में किया जाए तो ड ढ का बिंदु रहित बन जाता है, बिंदु रहित बन जाएगा, नहीं ड और ढ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए बहुत आसानी से। अब इसके बाद प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, घोष अघोष, अल्पराण महाप्राण, ठीक है ना। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम कम पढ़े लेकिन समझ के पढ़े, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।